स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का एक ऐसा बयान आया जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आरबीआई है वो डी डॉलराइजेशन को पुश नहीं कर रहा है, मतलब जो हम डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो हम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बात कह रहे हैं कि जो ट्रेड से रिस्क है, मतलब जो डॉलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड में, उससे जो भी भारत को खतरा है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, जियोपॉलिटिक्स में अक्सर इस तरह के आपको कॉन्फ्लिक्टिंग बयान देखने को मिलेंगे। और अभी क्या है ना, जिस प्रकार से आरबीआई और दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक्स अगर आप देखोगे तो वो डॉलर को छोड़कर गोल्ड की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, यहां पर 2024 में आरबीआई ने सबसे ज्यादा गोल्ड, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें आरबीआई सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है। अभी अक्टूबर के महीने में भी जो आंकड़ा आया है वो काफी चौंकाने वाला है। तो यहां पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया बैच है, फाउंडेशन हो या फिर 2025 के लिए एसआईपी हो, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था और उसमें उन्होंने यहां पर यह कहा कि इंडिया इज नॉट परस्यूइंग डी डॉलराइजेशन। मतलब ये क्वेश्चन उनसे पुट किया गया, पूछा गया कि क्या भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, क्या हम इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस दिशा में भारत जा रहा है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, भारत इस चीज को परस्यू नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि जो रिसेंटली मेजर्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वो हम चाहते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है उसको एक तरह से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अब देखो, यहां पर आपको दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ क्या है ना कि अभी तक जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें हम डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आरबीआई गवर्नर का यह कहना कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर चाहते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपी है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो भी खतरा बनता है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। और देखिए, स्पेशली क्या है कि यह बयान तब आया है जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तरह से चेतावनी दी गई, थ्रेटन किया गया कि वो ब्रिक्स देशों के ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे अगर ये ब्रिक्स देश यूएस डॉलर को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो शक्तिकांता दास है उनका यह कहना है कि देखिए, ब्रिक्स देश यहां पर कोई कॉमन करेंसी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इन सभी में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप समझिए, एक यूरोप की जब हम बात करते हैं ना, जहां पर यूरोप में बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें से कई लोग यूरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरो तो क्या है कि वहां पर छोटे छोटे देश हैं, उनकी जो ज्योग्राफी है, जो सोशल जो कल्चर हो गया, वो काफी सिमिलैरिटी रखता है। इन्फ्लेशन वगैरह काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलेगा हर एक देश में। तो वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को एक साथ चलाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। लेकिन जब हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अपने आप में अलग अलग देश हैं और मतलब काफी डिफरेंट हैं, कहीं से भी आपस में मेल नहीं खाते हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, किसी का ग्रोथ का प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक सिंगल करेंसी को साथ में लेकर चलना इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, आरबीआई का यह कहना है कि वोस्त्रो अकाउंट वगैरह जो भी कुछ खोला जा रहा है दूसरे देश के साथ, जो हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट, हम इसी लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डिपेंडेंस है वो एक तरह से डॉलर से हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम चीजों को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट डी डॉलराइजेशन, इट इज अबाउट डी रिस्किंग आवर ट्रेड। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन देखिए, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोग ये सोचते होंगे कि यहां पर क्यों नहीं भारत डी डॉलराइजेशन को परस्यू कर रहा है। देखो, हम फुल फ्लेज तरीके से ये भी नहीं चाह सकते कि डॉलर पूरी तरह से खत्म हो जाए, हम डॉलर को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इससे फिर दूसरा खतरा इमर्ज होने लगेगा। और वो खतरा क्या है? वो खतरा है युआन का। युआन जो कि बेसिकली चाइना की करेंसी है। तो रीसेंट टाइम्स में ये देखने को मिला है कि युआन काफी स्ट्रांग हुआ है और एक सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है डॉलर के सामने। तो आप समझिए, अगर डॉलर कमजोर होगा और डॉलर को लोग छोड़ेंगे तो यहां पर कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव करेंसी अपनाने की कोशिश करेंगे।
और वो हो सकता है यहां पर युआन जो चाइना है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा ले। तो इसीलिए भारत भी सतर्क है एंड दैट इज वाई यहां पर अगर आप देखो तो एस जयशंकर ने भी यहां पर इस चीज को कहा कि इंडिया नेवर फॉर डी डॉलराइजेशन। तो ये साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं हमें चीजों को बैलेंस करके चलना है। एक्चुअली युआन स्ट्रांग इसलिए भी हुआ, रिसेंटली आपको याद होगा जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था अमेरिका ने, तो इसको देखते हुए रशिया और चाइना ने काफी ज्यादा ट्रेड किया है लोकल करेंसी में एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यहां पर जिसकी वजह से जो युआन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर भारत देखो ऐसा भी नहीं चाहता कि हम डॉलर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंस हो जाएं। आप समझ रहे हो कि यहां पर हमें कैसे जैसे बैलेंस करके चलना होगा। हम पूरी तरह से डॉलर के ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं हो सकते और ये भी नहीं सोच सकते कि डॉलर खत्म हो जाए, क्योंकि यहां पर चाइना जो है युआन को बढ़ाने की कोशिश करेगा एंड दैट इज वाई अगर आप देखिए तो आरबीआई ने रिसेंटली जो यहां पर गोल्ड परचेज किया है इट इज इन रिकॉर्ड नंबर। जी हां, ये एक बड़ा रीजन है और सिर्फ आरबीआई नहीं, दुनिया के बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहां पर गोल्ड को बड़े स्तर पर खरीद रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अगर आप देखिए 2022 में 1136 टन ऑफ गोल्ड ये दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स के द्वारा खरीदा गया। आज तक किसी भी एक सिंगल ईयर में इतना ज्यादा गोल्ड किसी के द्वारा नहीं खरीदा गया था। और 2023 में भी अगर आप देखोगे तो 1000 टन से ज्यादा का जो गोल्ड है वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा खरीदा गया है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि पहले जब हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते थे तो ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स डॉलर को अपने पास रिजर्व करने की कोशिश करते थे। जैसे कि मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाता हूं। अगर आप देखोगे हर वीकली बेसिस पर आरबीआई जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व का टोटल रिलीज करता है। तो अभी हमारा जो टोटल रिजर्व है वो कितना है, वो करीब 658 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखोगे जो गोल्ड है वो करीब 66 बिलियन डॉलर के आसपास है। पहले तो ये बहुत कम हुआ करता था लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने यहां पर गोल्ड की काफी परचेजिंग की है। तो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो गोल्ड की वैल्यू है, गोल्ड का जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है और यहां पर जो फॉरेन करेंसी वाला एसेट है जिसके अंदर डॉलर या फिर पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट मैं आपको इसमें भी बता दूं, यहां पर जिस देश की सेंट्रल बैंक ने पिछले 2-3 वर्षों से सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है वो है चाइना। जी हां, 2022 हो गया और 2023 हो गया। इन दोनों वर्ष में अगर आप देखोगे तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है किसी भी सेंट्रल बैंक के मुकाबले। हां, 2024 में इस साल क्या हुआ है, भारत आगे निकल गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगेन आप देख सकते हो यहां पर जो आईएमएफ का करेंसी कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उन्होंने यहां पर यही कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड के वैल्यू में इजाफा हो रहा है उनके फॉरेक्स रिजर्व में, और जो फॉरेन करेंसी वाला एसेट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि आरबीआई ने कितना गोल्ड खरीदा। मैं आपको बता दूं, इसी में अगर आप लास्ट का जो अक्टूबर का महीना देखोगे तो उसमें 60 टन ऑफ गोल्ड आरबीआई ने खरीदा है। और सॉरी, आरबीआई ने 60 टन नहीं, एक्चुअली दुनिया भर की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 60 टन खरीदा है और आरबीआई ने उसमें से 27 टन, मतलब आप समझो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने जितना भी गोल्ड खरीदा अपने पास उसमें से लगभग 50% तो अकेले आरबीआई ने खरीदा। और इसमें अगर आप देखो यहां पर जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के बीच में टोटल गोल्ड आरबीआई के द्वारा 77 टन खरीदा गया है, विच इज हाईएस्ट। मतलब किसी भी और देश की सेंट्रल बैंक ने 2024 में इतना गोल्ड नहीं खरीदा। और अगेन आप देख सकते हैं कि 2023 के मुकाबले अगर आप देखिए तो 5 गुना का इजाफा हुआ है एंड यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व है वो पहुंच गया है 882 टन। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर दुनिया की 3 सेंट्रल बैंक्स ऐसी हैं जो कि लगभग जितना भी गोल्ड परचेज हुआ 2024 में उसका 60% अपना गोल्ड खरीदी है। जैसे एक तो आरबीआई, दूसरा टर्की की सेंट्रल बैंक और तीसरा पोलैंड की सेंट्रल बैंक। इन तीनों का अगर आप मिला दो तो 60% जो गोल्ड का परचेजिंग है वो इन्हीं तीनों के द्वारा यहां पर किया गया है। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आरबीआई जो है वो अब अपना गोल्ड विदेश में ना रखकर भारत में रखना चाहता है। ये मैंने आपको बताया ना, 882 टन ये आरबीआई के पास जो गोल्ड है उसमें से 510 टन गोल्ड
आरबीआई भारत के अंदर ला चुका है। जी हाँ, आपको पता ही होगा, रिसेंटली काफ़ी खबरें आई थी कि फ्लाइट वगैरह के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से आरबीआई जो है, जो गोल्ड लंदन में और दुनिया के अलग-अलग जगहों पर पड़ा हुआ था, उसको भारत लाने की कोशिश कर रहा है। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो 6 महीना है, उसमें अकेले 100 टन्स ऑफ गोल्ड आरबीआई ने भारत में मंगाया। और भारत में भी अगर आप देखो तो मुंबई के अंदर जो वॉल्ट है, वहां पर ये ज्यादातर स्टोर करके रखा हुआ है। और बाकी का जो गोल्ड है, मतलब 854 टन्स ऑफ गोल्ड में से 510 तो भारत के अंदर है, और बाकी का गोल्ड इसमें से आप देख सकते हो कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर है, कुछ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसिल के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है बेसिल वहां पर है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उनके पास है, और बाकी का 20 टन गोल्ड हमने गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में रख रखा है। अच्छा, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आरबीआई इसलिए कर रही है ये चीज को कि हो सकता है आगे चलकर अगर मान लो भारत पर सैंक्शंस लग जाए तो हमारा जो एसेट है उसको कई बार अमेरिका फ्रीज कर सकता है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में यही हुआ कि जो रशिया का गोल्ड वगैरह और बहुत सारा एसेट पड़ा हुआ था विदेशों में, उसमें यूएस ने यह कह दिया कि हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, रशिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी को देखते हुए क्या हुआ कि यहां पर दुनिया की बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको डर हो गया कि अगर कल के डेट में अगर सिचुएशन खराब हो जाए उन देश के साथ तो उनके साथ भी हो सकता है यही चीज। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि गोल्ड जो है वो विदेशों से हटाकर हम भारत अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहां पर एक और लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीजों के बीच में व्हाट अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। कई लोग ये बात कर रहे थे ना कि जब हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएं या फिर डॉलर को छोड़ने की बात करें तो रूपी को क्यों नहीं हम इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। देखो, उसके कई कारण हैं। एक्चुअली अगर आप देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वहां पर तो बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी डॉलर रिजर्व की, उनके पास रिजर्व्स बचे नहीं थे, जिसकी वजह से आज उनकी हालत क्या है हम सबको पता है। वहीं भारत अच्छा खासा रिजर्व बनाकर रखा हुआ है, तो हम सेफ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भारत ने कोशिश किया है रशिया के साथ, यूएई के साथ यहां पर डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करने की, लेकिन और भी देश जैसे कि स्पेशली जो मिडिल ईस्ट हो गया, जहां से हम ऑयल परचेस करते हैं, सऊदी अरब, इराक, बहुत सारे जो देश हैं, वहां पर हम लोकल करेंसीज में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग भी हमसे नहीं करना चाहते, क्योंकि यहां पर बोला जाता है कि अगर हम रुपये में करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा, डॉलर में आसानी से हो जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनली चलता रहता है। तो ये एक मेजर रीजन है कि यहां पर भारत ज्यादा ट्रेड नहीं करता, यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होते हैं। और देखो, अगर आप यूएस को छोड़ देना तो बाकी हमारे सभी देशों के साथ ज्यादातर आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा। चाइना के साथ आपको पता है ट्रेड डेफिसिट कितना है, बस एक इकलौता यूएस है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का युआन इसलिए तेजी से स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज वो ज्यादा ट्रेड करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक मेजर कारण है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज प्रीवियसली रेफर्ड एज अदर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इनमें से किसको बोला जाता था पहले? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।